नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। प्रयास एजू है पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों, हमारे आज की सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान विषय के भारतीय संविधान विषय के क्वेश्चनों पर। तो चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था। देखिए, संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था। तो संविधान सभा में साथियों कुल 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन हुए थे, जिसमें से आपका प्रश्न है कि पहला वाचन कब हुआ था। तो साथियों यहां पर देखिए 4 नवंबर 1948 से 14 नवंबर 1948 तक, 14 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि पहला वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि पहला वाचन, इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में निम्न न्याय का उल्लेख नहीं है। देखिए यहां पर अच्छा क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निम्न न्याय का उल्लेख नहीं है कि प्रस्तावना में कौन सी न्याय का उल्लेख है, कौन सी का नहीं है। तो साथियों प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख रखा है। 3 प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय। और 3 प्रकार की न्याय में देखें, एक तो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, दूसरी है आर्थिक न्याय, तीसरी है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय ये है। ये 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख भारत की संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका में किया गया है। तो यहां पर देखिए सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसका मतलब आर्थिक न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। एक बात और याद रखना है कि संविधान का भाग 4, संविधान का भाग कौन सा है? 4 नंबर का भाग 4। इसमें दे रखे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व। देखिए यहां आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38, जिसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि के बारे में कहा गया है। और इसी आर्टिकल 38 के ए में ये 3 प्रकार की न्याय है जो प्रस्तावना में दे रखी है, वो ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और आर्थिक राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38A में भी किया गया है। ये प्रश्न यहां से संविधान में 2 जगह पर 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है, एक प्रस्तावना में और एक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में। तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कि आर्थिक न्याय का उल्लेख संविधान में हमारी प्रस्तावना में नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? प्राथमिक शिक्षा का जो हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया है, और ये संविधान के अनुच्छेद 21A में दे रखा है। देखिए ये इसको जोड़ा कब गया था? प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? नीति निर्देशक तत्वों का एक आर्टिकल था 45 नंबर का, इसमें संशोधन किया गया। अभी इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दे रखा है, वर्ष के बच्चे, और इसी को संशोधित किया गया था 86वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत। और संविधान में नया आर्टिकल एक जोड़ा गया 21 के, और यहां पर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का, आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का निःशुल्क अधिकार प्रदान किया गया है। तो आपका ये याद रखना है कि अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 21A। इसको क कहें या ए कहें, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट है। याद रखना इसको कौन से संशोधन से जोड़ा गया था? 86वें संशोधन। कहां पर अमेंडमेंट किया गया? आर्टिकल 45 में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में असुमेलित है। देखिए 4 हमारे पास में ऑप्शन है, इसमें से 3 राइट है और एक ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट है। तो इसको देखना है अपने को। देखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए नीति निर्देशक तत्व है, जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पर अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा देखते हैं, आर्टिकल 36, इसमें राज्य की परिभाषा, राज्य की
परिभाषा, जैसा मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 में भी दे रखा है राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 36 में भी, 37 में कि मूल नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं, मतलब न्यायालय में इनके लिए रिट या याचिका दायर नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, देखिए बड़ा अच्छा मुद्दा, लेटेस्ट अनुच्छेद 44 भारत की राजनीति में ये चर्चा में बना हुआ है। दो ऐसे राज्य हैं, एक तो गोवा और एक उत्तराखंड। उत्तराखंड, दो राज्य गोवा और उत्तराखंड, जहां पर आर्टिकल 44 को लागू किया गया है, समान सिविल संहिता। इसका मतलब यह है समान सिविल संहिता का कि सभी धर्मों के लिए विवाह के, उत्तराधिकार के और तलाक के, संपत्ति के बंटवारे के, ये सब नियम समान होने चाहिए सभी धर्मों के लिए, किसी भी धर्म के लिए अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो गोवा और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल संहिता कानून लागू किया गया। प्रश्न यह है कि कौन सा एकमात्र राज्य जहां विधानमंडल ने विधि पारित करके और अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल नागरिकता, ये समान सिविल संहिता कानून बनाया है, तो यह हो जाएगा साथियों उत्तराखंड में। 1 जनवरी 2025 से यहां पर यह कानून लागू किया गया। कहां पर? उत्तराखंड में। गोवा में पहले से ही था। तो यहां आंसर देखिए, फिर है अनुच्छेद 49 पर्यावरण का संरक्षण है, और अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। देखिए ये जो पर्यावरण का संरक्षण है, ये अनुच्छेद 48 में दे रखा है साथियों। ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? 48 में। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, क्योंकि ये रोंग है यहां पर। बाकी 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का बिल्कुल पृथक्करण का उल्लेख किया गया। तो राइट आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं तो उसमें कुछ लोगों से मिलाकर एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख दे रखा है साथियों अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का क्या दे रखा है? निर्वाचक मंडल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। निर्वाचक मंडल, इसका कौन कौन हिस्सा है? लोकसभा प्लस राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। अर्थात लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के साथ में भारत में वर्तमान में 31 विधानसभा है, जिसमें 28 राज्यों में है, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। इनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। अर्थात ये अनुच्छेद 54 का हिस्सा होते हैं, भाग होते हैं, निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तो यहां पे देखिए, अब नई दिल्ली और पुदुचेरी को 17वें संविधान संशोधन के तहत, 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनाया गया। अब यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। विधान परिषद का कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद। यहां पर डी आंसर हो जाएगा। विधान परिषद का न तो निर्वाचित सदस्य भाग लेता है और न ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। आपको पता होगा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से। ऐसे ही राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। वो 12 सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघ की मंत्रिपरिषद पूछा गया है सामूहिक रूप से। देखिए आर्टिकल 75 का 2 है, सब क्लोज 2, इसमें दे रखा है कि संघ की मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहती है, पद पर बनी रहती है, बनी रहती है।
इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहां व्यक्ति, इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य को बिना बताए, बिना किसी नियम, बिना किसी प्रक्रिया के और कभी भी बर्खास्त कर सकता है। अर्थात व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 का सब क्लोज 3 इसमें दे रखा है कि संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन या अपन कहें प्रथम सदन या अपन कहें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहां पे देखो प्रश्न क्या पूछा गया कि संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, हमने क्या लिखा? आर्टिकल 75 का सब क्लोज 3 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। इसी को क्या कहते हैं? प्रथम सदन। और इसी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि जब तक मंत्रिपरिषद के पास लोकसभा में बहुमत है तब तक वो है, और अन्यथा यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी। तो यहां आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में निम्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्य मनोनीत करता है। देखिए आर्टिकल 80 में दे रखा है ये प्रावधान, अनुच्छेद 80 के 1 में ये दे रखा है कि 12 सदस्यों को। अब कौन से, किस विषय से, किस क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वालों को? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला। यहां पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष अनुभव रखने वाले, यानी इन क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राजस्थान की बात बता देता हूं, 2003 से 2009 के बीच के मध्य जोधपुर निवासी नारायण लाल माणक लाव इनको समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था। याद रखना क्षेत्र कौन सा इनका? समाज सेवा के क्षेत्र से। एक ही आज तक राजस्थान से व्यक्ति है, नारायण लाल माणक लाव, जिसे राज्यसभा में, और ये जोधपुर के रहने वाले थे, समाज सेवा के क्षेत्र से इनको मनोनीत किया गया। ये इनका कार्यकाल रहा, क्योंकि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यह आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? बताइए। निर्णय करता है वित्त मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त सचिव। बताइए। संविधान का आर्टिकल 110 ये कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर करता है। यहां देखिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है। मैंने क्या संविधान में किया गया? अंतिम। एक बार लोकसभा का स्पीकर ये डिसाइड कर देता है कि ये विधेयक धन विधेयक है, तो उसकी फिर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। यह आर्टिकल 110 कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसके पास में है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होता है।
तो चलिए यहां पर आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। चलिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या कहलाती है बताइए? कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, बताइए। देखिए, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, कब जारी किया जाता है अध्यादेश? आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85। संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, आहूत व सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 85। अब देखिए, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। देखिए, अध्यादेश, यह अध्यादेश एक स्थायी कानून जितना ही पावर रखता है, लेकिन एक अस्थायी होता है। तो राष्ट्रपति की ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या कहलाती है? विधायी शक्ति कहलाती है। अब अध्यादेश का अधिकतम समय कितना होता है? 6 माह व 6 सप्ताह। प्रश्न यह आ जाए कि जब सत्र आहूत कर लिया जाए, सत्र बुला लिया जाए, सेशन आहूत कर लिया जाए, आहूत करने के बाद पहली बैठक से और अधिकतम कितना समय होता है? तो सत्र बुलाने की पहली बैठक, सत्र के आहूत करने पर, आहूत करने पर, आहूत करने पर प्रथम बैठक से, प्रथम बैठक से 42 दिन, या इसे 42 दिन को अपन 6 सप्ताह कह सकते हैं, या 6 सप्ताह के भीतर भीतर उस अध्यादेश को पारित करना होता है, तो फिर वो स्थायी कानून बन जाता है। और यदि पारित नहीं किया जाएगा तो सकता है। अध्यादेश कभी भी वापस लिया जा सकता है, अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति कितने भी अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति सविवेक से नहीं करता है, मंत्रिपरिषद के कहने पे करता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या कहलाती है? विधायी शक्ति कहलाती है। भारत के संविधान में तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान कहां से लिया गया है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 127, आर्टिकल 127, तदर्थ न्यायाधीश, न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति के अभाव में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। एक ये भी याद रखना कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, वो करता है। वो किससे? राष्ट्रपति से पहले परामर्श करके, ये याद रखना है। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? कब की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति का अभाव होता है, तो ऐसे कंडीशन में फिर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और ये प्रावधान हमने भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। देखिए, प्रधानमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है, बिल्कुल। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी पीएम करता है, उन्हें शपथ भी दिलाता है। और यदि संसदीय सचिव त्याग पत्र देना चाहें तो प्रधानमंत्री को देते हैं, और प्रधानमंत्री ही इन्हें बर्खास्त कर सकता है। अभी वर्तमान में नहीं बनाए जा रहे हैं, पहले बने। तो याद रखना, संसदीय सचिवों के केंद्र में प्रधानमंत्री, राइट। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये बात भी सही है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से सभी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र भी मान लिया जाता है, बिल्कुल, कि जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र भी उसके साथ में स्वीकार कर लिया जाता है, कि पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र हो जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, ये बात गलत है भाई, कि मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा का गठन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 के इसमें ग्राम सभा
संविधान की सबसे छोटी संवैधानिक इकाई है, सबसे छोटी संवैधानिक इकाई, सबसे छोटी संवैधानिक इकाई। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है भारत में। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण का गठन ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों से मतदाता सूची में पंजीकृत ग्राम पंचायत सर्किल के मतदाताओं से। यह आंसर सही हो जाएगा कि एक ग्राम पंचायत है, जैसे ये ग्राम पंचायत, इसमें जिसकी न्यूनतम 18 वर्ष की आयु हो चुकी हो, वयस्क नागरिक, और वो ग्राम पंचायत की जो मतदाता सूची बनती है उस मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम हो, मतदाता सूची में नाम। ऐसे सभी ग्राम पंचायत के सदस्य जिनका मतदाता सूची में नाम है वो सभी ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य। ग्राम सभा की जब बैठक होती है तो उसका कोरम होता है 1/10। 1/10 जैसे 4000 एक ग्राम पंचायत में व्यक्ति हैं, तो जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो उसमें उस 4000 का कम से कम कितना होना चाहिए? 400, 1/10वां हिस्सा। तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा कि मतदाता सूची में पंजीकृत ग्राम पंचायत सर्कल के मतदाताओं से ग्राम सभा का गठन होता है। सरकारी आयोग का संबंध है सरकार के 3 अंगों से, सरकार व न्यायपालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, राष्ट्रपति की संविधानिक शक्तियों से। देखिए 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया था 1983 में। ये केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित सिफारिश थी इसकी। तो केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध है इनके बारे में एक सिफारिश करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या गठित किया गया? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है पहले लोकसभा में, पहले राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। देखिए संसद के किसी भी सदन में यह पहले प्रस्ताव रखा जा सकता है। संविधान का आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4। पहले तो ये याद रखना है कि न्यायाधीशों को 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। एक तो कौन सा होता है? सिद्ध कदाचार, एक तो ये होता है। दूसरा होता है अक्षमता। अब देखिए ये आरोप लगे सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पे, तो फिर संसद के 2 सदन हैं अपने, लोकसभा और राज्यसभा। प्रस्ताव किसी में भी पहले लाया जा सकता है हटाने का। यदि लोकसभा में लाया जाना है तो लोकसभा के कितने सदस्य होने चाहिए? 100 सदस्य। और राज्यसभा में लाया जाना है तो राज्यसभा के कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्य। ये देखो ये शर्त है कि राज्यसभा में यदि प्रस्ताव पहले रखना है तो कितने सदस्य लाएंगे प्रस्ताव? 50, और लोकसभा में 100 सदस्य। यहां से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद में, कौन से बहुमत से? 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों से, फिर किसके पास जाएगा? फिर राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपने आदेश से फिर न्यायाधीश को पद से हटा देता है। तो याद रखना संसद के किसी भी सदन में न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक याद रखना कि महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अब महाभियोग के लिए इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है और केवल मात्र वो राष्ट्रपति के लिए होता है इंपीचमेंट, और इनको हटाने के लिए अपन बोलते हैं आम भाषा में कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से व्यक्ति महाभियोग नहीं चलाया जाता है, इनके लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है, रिमूव किया जाता है इनको। तो याद रखना कि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे लगता है, इन पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया, और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमने भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया है। संविधान की नियम समिति का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए ये मूल अधिकारों की अपन लिख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स।
मूल अधिकारों की एफआर की उप समिति का अध्यक्ष था जे.बी. कृपणन। उप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति और हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकारों की व अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार, अल्पसंख्यक वर्ग समिति थी, इसके अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, प्रारूप या इसी को बोलते हैं अपन ड्राफ्टिंग, या इसी को बोलते हैं पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, इसके अध्यक्ष थे। तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले भारत के राष्ट्रपति बने। राज्य लोक सेवा के सदस्य को निलंबित करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्यों को निलंबित। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग है, सेवा आयोग, नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। फिर इन्हें निलंबित राज्यपाल कर सकता है। बर्खास्त इनको कौन करता है? बर्खास्त करता है राष्ट्रपति। याद रखना भाई, प्रश्न आया है निलंबित का। अध्यक्षों चीफ सदस्य, इनको नियुक्ति तो करेगा राज्यपाल, अध्यक्ष की भी सदस्य की भी, निलंबित कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन इन्हें बर्खास्त करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहां पे निलंबित पूछा गया है तो आंसर आ जाएगा डी, यहां पर राज्यपाल। बिना मंत्री, बिना राज्य विधानमंडल के सदस्य के कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? यह रह जाएगा 6 माह तक। संविधान का अनुच्छेद 164 का सब क्लोज 4, इसमें यह लिखा है कि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन जिस दिन वो शपथ लेता है उस तारीख से लेकर और अगले 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल के किसी भी एक सदन का क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा फिर उसे क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र। तो अधिकतम बिना सदस्य रहे कितने महीने तक? 6 महीने तक सदस्य रह सकता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, भूमि सुधार। देखिए 7वीं अनुसूची है, उसमें देखिए संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची। देखिए यहां पर संघ सूची पर कानून बनाता है केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर बनाता है केंद्र प्लस राज्य, दोनों सरकारें, राज्य सरकार। अब देखिए जब एक केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो किसी समवर्ती सूची के विषय को लेकर तो फिर केंद्र का बनाया हुआ कानून मान्य होता है। एक सूची है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। यह प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से, कनाडा, और इस पे अधिकार होता है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार। जैसे इन सूचियों में कोई विषय नहीं है तो वो किस सूची का विषय माना जाएगा? अवशिष्ट का। जैसे साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम यह अवशिष्ट सूची का विषय है। अनुच्छेद 248 में इसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 248। और ये 3 सूचियां हैं, इनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 246 में, 246। तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या किया गया है? डिसेंट्रलाइजेशन, बांटा गया है, शक्तियों का वितरण किया गया है। तो केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, यह आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के सेशन में हमने संविधान से संबंधित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। आप सभी को समझ में आएगा। चलते मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जे चौधरी, प्रयास के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन।
हिस्ट्री के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। टास्क नंबर 19 जो फुल टेस्ट चल रहा है, आपका रिवीजन चल रहा होगा बड़ी जोर शोर से, तो इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। 99 क्वेश्चन से पहला अपना क्वेश्चन शुरू हुआ। खुदाई में मिली मोहरों पर हड़प्पा के लोगों द्वारा किस देवता की पूजा करने का संकेत मिलता है? इंद्र, पशुपति शिव, गणेश एंड विष्णु। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? पशुपति नाथ शिव। तो पशुपति नाथ शिव की मूर्ति हमें कहां से देखने को मिलती है? मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है, जिसको जॉन मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी। एक ध्यान की मुद्रा में बैठा शिव है और इसके सामने दो हिरण है, इधर गैंडा एंड भैंसा है, इधर हाथी और बाघ है। इसके अलावा मोहरों पर बैल का चित्र सर्वाधिक अंकन हुआ है, लेकिन इसमें बैल का अंकन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया पशुपतिनाथ शिव। इंद्र ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये अथर्ववेद के अंदर उल्लेखित जो फसलें हैं उसका उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था? कृषि हो गया था। तो गंगा यमुना घाटी में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती थी। और मुख्य फसल पूछे उत्तर वैदिक काल की, तो मुख्य फसल क्या थी? चावल थी, चावल व गेहूं। ऋग्वेदिक काल में एकमात्र फसल जो यव की जानकारी मिलती है, जबकि अब पशुपालन के स्थान पर कृषि मुख्य हो गया। मूंग को मुगद कहा जाता था, ब्रीही चावल को कहा जाता था, इक्सु गन्ना को कहा जाता था, यव जौ को कहा जाता है। तो ये तो मिलती है आपको कहां पर? यव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा और बाकी तीन जो है ये अथर्ववेद में मिल देता। इसके अलावा धान को तंदुल बोला जाता था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो गया 2, 3, 1, 4, थर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहां बनाया था? तो सप्त सैंध प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक मूल केंद्र था। जब ये मध्य एशिया से भारत आए, तो जहां पहले हड़प्पा सभ्यता थी यहीं पर इनका निवास। जबकि गंगा का मैदान आर्यों का उत्तर वैदिक काल के अंदर मूल केंद्र हो गया था, गंगा यमुना घाटी। मध्य प्रदेश या मध्य देश राजबली पांडे जो है, ये इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान मध्य प्रदेश या मध्य देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने वज्जी के महाजनपद को हराया और मगध को राजनीतिक सर्वसत्ता की नींव रखी? तो ये सीधा सीधा कहने वाला है कि मगध का वो कौन सा शासक है जिसने वज्जी को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया? तो ये शासक है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने रथमूसल और शिलाकंठक जैसे हथियारों का आविष्कार किया, ठीक है ना। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। इसे अमित्र घात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्र घात कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हराने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से नींव रखी थी। नेक्स्ट देखिए, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो रामपुरवा बिहार में है। रामपुरवा से जो अशोक का स्तंभ है उसके शीर्ष पर एक के तो क्या है? सिंह है और दूसरे का क्या है? वृषभ है। तो वृषभ वाला स्तंभ वर्तमान में आपको संसद भवन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था? तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो मामलुक नहीं था, ये खिल्ज प्रदेश का सम्राट माना जाता है, जबकि बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के जो शासक हैं, तो गुलाम वंश के शासकों को इफरान हबीब ने, किसने? इफरान हबीब ने मामलूक कहा है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान, स्वतंत्र माता पिता की संतान। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का प्रमुख कौन है? इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 105 का जल्दी से आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 105 खुफिया है, तो खुफिया मतलब क्या? बरीद होगा, गुप्तचर विभाग की बात हो रही है, तो बरीद ए मुमालिक, ठीक है ना? क्या है? बरीद ए मुमालिक। सेना ए मंडी, ये मंडी अधिकारी था, क्या था? मंडी अधिकारी। आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, दीवान ए रियासत। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रशासनिक महत्वपूर्ण विभाग थे। नेक्स्ट लिखिए, 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि की मुख्य धारा क्या थी? तो ये संधि 1615 में जहांगीर वर्सेस मेवाड़ शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई, जिसमें निम्न धाराएं थी कि उदयपुर की जागीर मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाई जाएगी, बिल्कुल सही है। महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगी, बिल्कुल सही है। महाराणा दूसरी राजपूत व्यक्तियों के साथ अपने स्वतंत्र संबंध रख सकेगा। चित्तौड़ दुर्ग मुगलों के पास होगा, नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बाद वो कौन मुगल बादशाह था जिसने नहरों से पानी आपूर्ति की ओर ध्यान दिया? तो ये कौन है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुगल काल में आपको पढ़ाया हुआ है शाहजहां, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद में आप मुगलों में शाहजहां के द्वारा नहरों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था? अशफाक उल्ला खां, बिल्कुल। राम प्रसाद बिस्मिल, बिल्कुल। राजेंद्र लाहिड़ी, बिल्कुल। एक चौथा बंदा और था, रोशन लाल। इन चारों ने काकोरी कांड में भाग लिया था। इनको बाद में गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई थी। इसमें अशफाक उल्ला सबसे छोटा था। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये किससे संबंधित है? सैंडर्स के हत्या के आरोप में इनको गिरफ्तार किया जाता है। और 23 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर जेल में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इन तीनों ने, और चौथा कौन? रोशन लाल। साथ में कौन? चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने एक संस्था बनाई थी 1924 में कानपुर के अंदर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। जबकि राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इस संस्था को बाद में कन्वर्ट करके HHRA बना दिया गया था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? उन्होंने आर्यों को उत्तरी ध्रुव निवासी बताया, बिल्कुल सही है। एक पुस्तक लिखी थी द आर्कटिक
होम ऑफ आर्यंस, उस किताब में इन्होंने उत्तरी ध्रुव बताया, सही है। उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उसने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, नहीं, इनका विरोध किया था, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेप्ट 1881 के अंदर, तो सहवास की जो आयु है इसका एज का निर्धारण में विरोध किया था। नेक्स्ट लिखिए, गांधी के नेतृत्व वाला किस आंदोलन को स्वतःस्फूर्त आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन तो हुआ था 1917 में, नील के खेती के विरोध चंपारण बिहार में तिनखटिया पैठन को समाप्त करवाया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गांधी के द्वारा किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 6 अप्रैल 1930 के अंदर दांडी मार्च की समाप्ति के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942, ये आंदोलन स्वस्थ स्फूर्त था और अंग्रेजों के विरुद्ध ये अंतिम भारतीयों का आंदोलन, जिसमें गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया तथा शास्त्री ने कहा मरो नहीं मारो। तो ये नेतृत्वहीन आंदोलन था या स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, क्योंकि 9 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग में ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके जेलों में भर दिया था। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुई? तो ये सरोजनी मैडम थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण योगदान था? इसमें नेताओं का एक नया बैंड प्रदान किया, जिन्होंने आंदोलन में नए रक्त का संचार किया। इस असहयोग आंदोलन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मुसलमानों का राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? 112 के अंदर आप देखोगे तो ये मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन में लाया गया, ये विशेष रूप से योगदान था। इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट में सहयोग दिया था और गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों को जोड़ा गया। इस आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक एकता स्थापित हुई। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा अधिवेशन 1938। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उसमें लगातार फिर अध्यक्ष बने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। बाद में गांधी से विवाद, बोस ने त्याग पत्र देकर नई पार्टी का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक, और शेष समय के लिए राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता करी। कलकत्ता में सबसे ज्यादा कांग्रेस के 10 अधिवेशन हुए। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ, जबकि लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये हमारे क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। धन्यवाद सभी साथियों को, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा पेपर कर रहे होंगे, पढ़ने में मजा आ रहा होगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। गुड इवनिंग गाइज। आज हम बात कर रहे हैं ये जो आपका रीट की टेस्ट सीरीज चल रही है 1.0, इसमें पेपर नंबर 19 जो है इसका इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 114 पे आइए। 114 नंबर क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी? केसीसी। और ये स्कीम कब आई थी? 1998 के अंदर, 1998 के अंदर आरवी गुप्ता जो समिति है, इस समिति की सिफारिश के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया था। ओके, यहाँ इस स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया भाई? 2004 को शुरू की गई थी। तो ये 2004 वाला क्या हो गया? सॉरी, 2004 वाला क्या हो गया? गलत, क्योंकि कब शुरू की गई थी? 1998 में। और ये स्कीम क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि ये देखा गया था कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फाइनेंस की पहुंच जो है वो बहुत ही कम थी। किसानों के लिए ऋण फैसिलिटीज
का अभाव देखा गया। इस वजह से केंद्र सरकार ने किसानों को इजी वे के अंदर या सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कौन सी स्कीम शुरू की? किसान क्रेडिट कार्ड। तो दूसरी अगर बात करें ऑप्शन में, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समाकुल साख का मीनिंग जो ऋण है, ओके, ऋण समर्थन प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल सही है, ओके। और अगर वर्तमान की स्थितियों पे बात करूं मैं, तो ये जो बजट है 2025-26 सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें तकरीबन टारगेट रखा गया है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो ऋणों की अमाउंट है वो तकरीबन बढ़ा के कितनी कर दी जाए? 27 लाख करोड़ के आसपास। और अभी वर्तमान के अंदर 25.48 लाख करोड़ के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ऋणों की संख्या रही है, सॉरी ऋणों का अमाउंट है टोटल, ओके। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की? देखो प्रधानमंत्री है, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की है कृषि सिंचाई योजना, ओके, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए। और ये स्कीम शुरू कब की थी? 1 जुलाई 2015 को सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू शुरू की गई थी। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम से तात्पर्य देखो, दो स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टरल स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं, ओके, कौन सी है? केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं। और दूसरी होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उसमें जनरल जो स्टेट है, सामान्य राज्य, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी 60% और अदर की कितनी होती है? 40%, सॉरी स्टेट की भागीदारी कितनी? 40%। और जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं, स्पेशल कैटेगरी वाले, उनके अंदर जो फंडिंग होती है वो कितनी होती है? 90:10 के अंदर। सेंट्रल सेक्टरल जो स्कीम होती है उसमें 100% फंडिंग जो है, फंडिंग कौन करती है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें फंडिंग की जाती है, ओके। यहां पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ओके। और कब शुरू की गई है? 2015 में। 4 इसके क्या है? मुख्य घटक है, ओके। नेक्स्ट है ये स्मार्ट एफपीएस योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत में सर्वप्रथम कहां से शुरू की गई थी? डाटाबेस है, कहां से शुरू की गई है? जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 117। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की गणना में निम्नलिखित में से किसको नहीं जोड़ा जाता? हाँ भाई देखो, ये कह रहा है यहाँ पे किसी देश की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है इसको काउंट करना हो तो उसके अंदर किन किन चीजों को शामिल नहीं किया जाता, ओके। देखो जब भी हम, चाहे आप किसी देश की नेशनल इनकम की बात करते हो, उसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी जिसकी बात करें, ठीक है, तो नेशनल इनकम काउंट करने के अंदर जो आपके 3 फॉर्मूले हैं, जिसके अंदर एक तो कौन सा आपका इनकम बेस्ड फॉर्मूला, दूसरा प्रोडक्शन बेस्ड और तीसरा एक्सपेंडिचर बेस्ड। अगर मैं प्रोडक्शन बेस्ड की बात करूं या मैं इनकम बेस्ड फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। यानी कि जो भी जिन जिन लोगों को रेंट प्राप्त हुआ उसको जोड़ लिया जाए, जिन लोगों को इनकम प्राप्त हुई है उनको जोड़ा जाए, जिन जिन लोगों को वेजेस के फॉर्मेट में इनकम हुई है उनको जोड़ा जाए, और जिनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इसको पूरा जोड़ लिया जाए साल भर का, तो उस देश की क्या निकल के आ जाएगी? नेशनल इनकम निकल के आएगी, और जो कि किसके बराबर? जीएनपी को डिनोट करें। यहां पे बात करें लगान से प्राप्त आय, लगान से तात्पर्य रेंट से है, ओके, तो रेंट इसमें इंक्लूड है। दूसरा ब्याज से प्राप्त भुगतान, इसमें इंटरेस्ट शामिल है। लाभांश, ठीक है, लाभांश प्रॉफिट या लाभांश को बोलते हैं डिविडेंड, ओके, लाभ का एक अंश, ओके, तो प्रॉफिट शामिल है तो डिविडेंड भी इसी का हिस्सा होगा। दूसरा सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, इसको कहीं पे शामिल नहीं किया गया है, ओके। तो यहां पे आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, उपभोक्ता जागरूकता के सिद्धांतों पर शामिल नहीं है। निम्न में से 4 जो आपको सिद्धांत दे रखे हैं, कौन से जो कस्टमर्स के अवेयरनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, वो आपसे पूछा गया। देखो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट की। दूसरी, जो भी विक्रेता उसकी क्या होनी चाहिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ठीक है, उसके मानक वगैरह जो है उन सबकी गारंटी वगैरह। दूसरा, उपभोक्ता विकल्प, उपभोक्ताओं के पास में ऑप्शन होने चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट उसको खरीदना है या कौन सा नहीं खरीदना, उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तीसरा, बुनियादी आवश्यकताओं की संतुष्टि, ये गारंटी कोई विक्रेता उसके अंदर नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों जो हैं वो तो शामिल हैं, और शामिल कौन सा नहीं है भाई? डी वाला इसके अंदर शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 119।
दीर्घकालीन रेपो प्रचलन की घोषणा कब की गई? देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपकी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, LTRO। ओके, शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हो क्या? LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। सर ने आपको क्लासेस के अंदर रेपो ऑपरेशन कराया होगा। रेपो ऑपरेशन जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे उसके अंदर आपका रेपो रेट हो या फिर कौन सी हो, रिवर्स रेपो रेट हो। ओके, जहां रेपो रेट की आपने बात की तो रेपो रेट आरबीआई कौन सी होती है भाई? पॉलिसी रेट जो है, या मैं कहूं मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे प्रमुख जो आपकी इंटरेस्ट रेट है वो कौन सी है? रेपो रेट है। रेपो मार्केट होता ही किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, जहां अगर मैं रेपो रेट की बात करूं तो रेपो रेट क्या होगा भाई? जैसे आरबीआई है, ओके, और कोई कमर्शियल बैंक है। अगर किसी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, किससे? आरबीआई से। ओके, तो आरबीआई इसको लोन प्रोवाइड करवाएगी, बदले में आरबीआई जो है इससे क्या वसूलेगी? इंटरेस्ट, ब्याज वसूलेगी। और इस इंटरेस्ट की जो ब्याज दर होती है उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अगर ये लोन कितने समय के लिए लिया गया है? शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालीन अवधि के लिए। ओके, दोबारा सुनिए, अगर कोई बैंक आरबीआई से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन ले रहा है तो उसके बदले में उसको क्या चुकाना होगा? आरबीआई को ब्याज, और उस ब्याज की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। दूसरी कंडीशन क्या है भाई यहां पे? अगर कोई बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, कब के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी समय अवधि के लिए, इसके बदले में भी क्या चुकाना पड़ेगा? ब्याज चुकाना पड़ेगा। और इस ब्याज की जो दर होगी, जो रेट होगी, उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट। ओके, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चुकाई जाती है बैंकों द्वारा वो तो रेपो रेट है, और लॉन्ग टर्म के लिए जो चुकाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि बैंकों के पास में एक्सेस मनी होती है, तो बैंक उस पैसे को किसके पास डिपॉजिट करवा सकते हैं? आरबीआई के पास में। ओके, जब ये आरबीआई के पास जमा करवाएंगे तो आरबीआई बदले में इस डिपॉजिट पे क्या देगी? ब्याज, और उसकी जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ओके, अब तुम कहोगे सर क्या रिवर्स बैंक रेट भी होती है? तो रिवर्स बैंक रेट नहीं है भाई। ओके, क्योंकि जनरली बैंक जो जमा करवाते हैं वो ओनली किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। तो कॉन्सेप्ट इसमें ओनली कौन सा आता है? रिवर्स रेपो रेट वाला। ओके, अब ये तो हमने देखा रेपो मार्केट के बारे में कि रेपो मार्केट के लिए समयावधि जो होती है कौन सी? शॉर्ट टर्म वाली। यहां आपको काम दिया, क्या दिया गया है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है। तो रेपो ऑपरेशन, रेपो रेट या रिवर्स रेपो, लेकिन समय अवधि इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म की। ये क्या है? देखो 2020 के अंदर जब दुनिया में लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी, भारत के अंदर भी लॉकडाउन वगैरह की संभावनाएं हो रही थी, कोविड-19 का समय चल रहा था। तो कोविड-19 के समय कब है? कोविड-19 का जो समय है कब का भाई? 2020 का। 2020 के कोविड-19 के समय भारत के अंदर लॉकडाउन लगे, ठीक है, और साथ में दुनिया भर के अंदर लॉकडाउन थे। दुनिया भर के अंदर उद्योग धंधे जो है वो बंद हो रहे थे, और उद्योग धंधे बंद होने की वजह से एक डर का माहौल ये था कि शायद मंदी की स्थितियों के अंदर देश चला जाए। इकोनॉमी उस स्थिति के अंदर किस में जा सकती है? मंदी के अंदर। लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, जॉब्स नहीं थी तो उनके पास में इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो मार्केट के अंदर डिमांड भी नहीं थी। ओके, दोनों सिचुएशन ही, एक तरफ देखें डिमांड जो है कस्टमर्स की तरफ से वो भी कम थी, और दूसरा उत्पादन जो है, उत्पादन भी जो है वो लगातार क्या हो रहा है? कम, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे क्या है? बंद है। ऐसी स्थिति में आरबीआई मंदी से निपटने के लिए, ओके, और साथ में मार्केट में डिमांड बनी रहे, इस वजह से मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो है वो डालना चाह रही थी। ओके, यानी मार्केट के अंदर कैश इनफ्लो जो है वो उसको बढ़ाना चाह रही थी, और इसके लिए आरबीआई ने एक नए कॉन्सेप्ट को अपनाया पहली बार, जिसका नाम क्या रखा? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसके तहत में आरबीआई ने जो कमर्शियल बैंक हैं इनको 1.5 लाख करोड़ रुपए, कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण दिए गए, अतिरिक्त ऋण दिए गए। ओके, किसने दिए? आरबीआई ने। आरबीआई ने किसको दिए? कमर्शियल बैंकों को। ओके, दोबारा सुनिए, आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को कितने ऋण दिए गए? 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए। ओके, जब आरबीआई ने बैंकों को ऋण दिए एक्स्ट्रा, तो आगे बैंक किसको देंगे? जनता को, और जनता को देंगे तो जनता जैसे मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर कस्टमर्स ने लिए, हाउस होल्ड ने ज्यादा ऋण लिए तो हाउस होल्ड क्या बढ़ाएंगे? डिमांड इंक्रीज करेंगे। बिजनेसमैन लेंगे तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। ओके, जो आरबीआई चाह रही थी। ओके, लेकिन
ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए गए बैंकों को, इनकी अवधि जो है वो कितनी थी? 1 से 3 साल। ओके, ऋण दिए हैं तो आरबीआई क्या वसूलेगी बदले में? इंटरेस्ट रेट। और इसकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो इंटरेस्ट रेट कितनी थी? रेपो रेट। क्या थी? रेपो रेट। अब सुनो, समय अवधि कितनी है? 1 से 3 साल। 1 से 3 साल लॉन्ग टर्म के अंदर आता है। और लॉन्ग टर्म के ऊपर हमने बात की थी पीछे कि लॉन्ग टर्म के लिए जब बैंक उधार लेते हैं तो कौन सी इंटरेस्ट रेट चुकानी पड़ती है? बैंक रेट। और शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी चुकानी पड़ती है? रेपो रेट। यहां ऋण तो दिए गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 3 सालों, लेकिन इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? रेपो रेट है। सस्ती दरों के ऊपर उपलब्ध करवाए गए हैं। ओके, इस वजह से इसका नाम क्या था? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। यानी इंटरेस्ट रेट तो रेपो रेट वाली थी। ओके, और साथ में जो टाइम पीरियड था, चुकाने की मैच्योरिटी जो अवधि थी वो कैसी थी? लॉन्ग टर्म वाली। ओके, इससे पहले अगर देखें तो दुनिया के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट जो है, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इसके द्वारा 2008-9 की जो मंदी आई थी यूरोप के अंदर, जो अमेरिका से शुरू हुई, बाद में यूरोप वगैरह पूरी दुनिया के अंदर फैली, ठीक है, उस मंदी से बचने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ओके, ये है आपका लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ओके, भारत में कब लागू किया गया भाई इसको? कोविड-19 के समय, फरवरी 2020 के अंदर। हालांकि एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए गए, ये एक साथ नहीं थे, इसके अंदर 2 चरण थे। फर्स्ट चरण के तहत में 1 लाख करोड़ के थे और सेकंड चरण के तहत में कितने? 50,000 करोड़ रुपए के ऋण। टोटल जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा ऋण बैंकों को दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट आइए, मुद्रा अपस्फीति की अवधारणा किस सिद्धांत के ठीक विपरीत है? ठीक है, डिफ्लेशन की बात कर रहे हो आप। इसके अंदर 4, जैसे हम बात करें, एक तो बात कर रहा है किसकी? इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन। दूसरा स्टैगफ्लेशन, तीसरा रिसेशन, और चौथा जो है वो डिसइन्फ्लेशन। ओके, और मुद्रा अपस्फीति एक बार अपन इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं जिससे थोड़ा आसान रहे बताने में। ओके, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। यहां दे रखे हैं आपको। पहले देखो, डिफ्लेशन की अवधारणा किस सिद्धांत के विपरीत है? तो पहले देखें डिफ्लेशन होता क्या है। ओके, डिफ्लेशन से तात्पर्य है जब कीमतें जो है वो क्या होने लगे? कम होने लगे। ओके, जैसे कि हम कंपेयर करें कि भाई आपको एक दे रखा है 2024, दूसरा दे रखा है 2025। 2024 के हम बात करें जुलाई, उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। थोड़ा एक एग्जांपल से देख लो, सारे जो आपके पॉइंट्स है सभी पे बात कर लेते हैं जिससे टॉपिक भी आपका साथ में कंप्लीट हो जाए। 4 महीने हैं जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 2 ईयर लिए हैं मैंने यहाँ पे, 2024 और 2025। ठीक है, 2024 में जुलाई मंथ में किसी वस्तु की कीमत कितनी है? 100 रुपए है। और 2025 के अंदर इसकी कीमत जो है वो घट करके कितनी हो गई है? 95 रुपीज। ओके, जहां पे अगस्त के अंदर इस वस्तु की कीमत मान लो कितनी है? 100 रुपए, एक टी शर्ट की कीमत। और जो कि 2025 अगस्त के अंदर कितनी रह गई है? 90 रुपए। देन उसके बाद में सितंबर के अंदर इस टी शर्ट की कीमत जुलाई में कितनी? 2024 में कितनी? 100 रुपए। और 2025 सितंबर के अंदर इसकी कीमत मान लेते हैं कितनी? 98 रुपीज। अक्टूबर 2024 में शर्ट की कीमत 100 रुपए है और अक्टूबर 2025 के अंदर इसकी कीमत है कितनी? 93 रुपीज। ओके, ये हमने एक एग्जाम्पल देखा। ओके, एक ईयरली 2024, 2025, और यहां पे मैंने वस्तु की प्राइस की बात की है कि 2024 में उसकी प्राइस कितनी थी और 2025 में प्राइस कितनी हो गई है। ठीक है, और यहां पे हमने मंथ की बात की है। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी आप इन्फ्लेशन की बात करते हो तो इन्फ्लेशन की गणना जो है वो 1 साल पहले की कीमतों से होती है और हर मंथ इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं 2025 दिसंबर की इन्फ्लेशन की बात करूं तो कंपेयर किसकी कीमतों से करोगे? दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 के अंदर आलू की कीमत कितनी थी और दिसंबर 2025 में कितनी है? उसमें कितनी वृद्धि हुई? 10 रुपए थी 2024 में दिसंबर में, 2025 दिसंबर में कितनी है? 12 रुपए। तो कितनी बढ़ी है? 20%। इस प्रकार से क्या काउंट की जाती है? महंगाई। इसलिए सेम मंथ से ही कंपेयर करना है। ओके, अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे 100 रुपए से कीमतें कितनी रह गई है? जैसे 95, तो कितनी कमी हुई है? -5%। यहां पे कितनी? -10%। यहां पे
2%, यहाँ पे -7%। अगर कीमतें लास्ट ईयर की कंपेयर में कम हो रही हैं तो इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। ठीक है। दूसरा, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? लास्ट ईयर की कंपेयर में अगर कीमतें बढ़ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई। और ये सिचुएशन कब होगी? देखो, अगर मैं यहां पे दूसरा ऑप्शन लिख दूं, एक और 2025 के लिए एक और कीमतें लिखता हूं। 2024 में जुलाई में कितनी? 100 रुपए, और ये बढ़ के कितनी होगी? 105 रुपए। 2025 में अगस्त में बढ़ के कितनी होगी? 110, देन 115, देन 107। ओके, अब इसको कंपेयर करो। अब इसको अगर कंपेयर करें तो 100 रुपए से कीमतें बढ़ के कितनी हो गई है? 105, यानी कितनी बढ़ी है? +5%। +5% क्या होगी? महंगाई। कब होगी? जुलाई 2025 के अंदर। ओके, क्योंकि इसको कंपेयर कहां से करना है? जुलाई 2024 से। देन बाद में अगस्त में देखें तो अगस्त में कितनी आएगी महंगाई? +10%। यहां पे कितनी? 15%। और यहां पे कितनी आ जाएगी? 7%। ओके, ये क्या है? आपकी इन्फ्लेशन है। तो दो चीजों पे बात की हमने। इन्फ्लेशन के अंदर लास्ट ईयर की कंपेयर में कीमतें क्या होती हैं? बढ़ती हैं। और डिफ्लेशन के अंदर कीमतें क्या होंगी? लास्ट ईयर की कंपेयर में कीमतें कम होंगी। ओके, यहां इस सिचुएशन में कीमतें कम हो रही थी, इस सिचुएशन में कीमतें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। तो ये अगर डिफ्लेशन है, ओके, तो ये क्या है? इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या है? इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुद्रास्फीति। ओके, साथ में जो 3 कॉन्सेप्ट और हैं इनके ऊपर भी बात करें। एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्या दे रखा है भाई? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो है ये वर्ड 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एक है यहां पे स्टैगिफिकेशन और दूसरा जो है इन्फ्लेशन। ओके, इसको देखना थोड़ा। सही है? हाँ, देखो, स्टैगफ्लेशन है, ये देख रखा। स्टैग का मीनिंग पूरा वर्ड क्या है इसका? स्टैगिफिकेशन। और फ्लेशन का पूरा वर्ड क्या है? इन्फ्लेशन। स्टैगिफिकेशन से तात्पर्य होता है स्थिरीकरण, ठहराव किसी चीज के अंदर, रुकावट आ जाए, रुक जाए वही चीजों पर। ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है भाई? महंगाई। ओके, अगर किसी अर्थव्यवस्था में ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई दे, दोनों चीजें एक साथ दिखाई देने का मीनिंग क्या है भाई? एक तरफ तो क्या हो रही है? वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें तो बढ़ रही हैं। ठीक है, और साथ में उत्पादन जो है, उत्पादन के अंदर क्या आ गया है? ठहराव आ गया है, स्थिर हो गया है। ठीक है, यानी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो ग्रोथ रेट क्या नहीं हो रही है? बढ़ नहीं रही है। ओके, ये जो सिचुएशन है ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे डेंजरस पोजीशन वाली स्थितियां होंगी भाई। कैसे होंगी इसको देखो थोड़ा। जैसे जनरली आप कॉन्सेप्ट क्या पढ़ के आते हो कि जब जब कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादन भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? और कीमतें बढ़ेंगी, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो वहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह भी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे मैं कहूं कोई वस्तु है 100 रुपए की, कल को इसकी कीमत बढ़ के कितनी होगी? 105 रुपए। ओके, इससे उत्पादनकर्ता जो है उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? एक वस्तु के ऊपर 5 रुपए या 5%। तो उसने करोड़ों अमाउंट में वस्तुएं बेची, तो इसको एक बड़ा प्रॉफिट होगा। जैसे मान लो कितने का हो गया? 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। 5 रुपए का प्रॉफिट होगा तो इसका क्या करेगा? ये 5 करोड़ का, 5 करोड़ को क्या करेगा? ये इन्वेस्ट करेगा, नया प्लांट लगाएगा, नई फैक्ट्री लगाएगा। नया प्लांट फैक्ट्री लगेंगी तो उत्पादन जो है, उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन ही क्या है? जीडीपी। देश की ग्रोथ रेट जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और नए प्लांट फैक्ट्री के अंदर नए लोगों को क्या मिलेगी? नौकरी। इससे जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। ओके, और ये हम पीछे जो आपने सर ने टॉपिक करवाया होगा तब आपको करवाया होगा कि कीमतें जो बढ़ती हैं तो साथ में क्या बढ़ती है भाई? उत्पादन बढ़ता है। लेकिन यहां सिचुएशन क्या है? कीमतें तो बढ़ रही हैं लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। ओके, और ये जो स्थिति है सबसे बुरी है। ओके, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर आरबीआई जो है वो भी दुविधा की स्थिति में है कि क्या डिसीजन ले। जैसे कि आरबीआई चाहे कि यार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ओके, दोनों सिचुएशन एक साथ, इसको देखो थोड़ा। अगर आरबीआई ऐसा चाहे कि यहां पे जो कीमतें बढ़ रही हैं इनको कंट्रोल करना है
तो कीमतें बढ़ने को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेटों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि रेपो रेट जो है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। रेपो रेट अगर आरबीआई ने बढ़ाई तो बैंकों को मिलने वाले ऋण जो है वो क्या हो जाएंगे, महंगे। आगे बैंक जो है, बैंक भी जनता को जो ऋण देंगे वो ऋण क्या देंगे, महंगे। बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और बैंक अगर अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे तो मुझे बताओ इन्वेस्टर्स जो है वो ऋण ज्यादा लेंगे कम लेंगे ऐसी सिचुएशन में? ऑब्वियसली कम लेंगे, क्योंकि ऋण कैसे हो गए, महंगे हो गए। और ऋण अगर इन्वेस्टर्स कम लेंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा कम होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इसका नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ेगा, उत्पादन पे। पहले से ही उत्पादन में क्या आ चुका है, ठहराव आ रखा है। ओके, वो वैसे ही नहीं बढ़ रहा है, न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। ऊपर से आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अगर अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया मॉनेटरी पॉलिसी में तो इसका नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ गया, उत्पादन पे। और अगर आरबीआई चाहे कि यार उत्पादन बढ़ाएं, इस पे फोकस करें, इसके लिए अगर आरबीआई मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी डालना चाहती है तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेटों को कम करेगी। आरबीआई अगर अपनी इंटरेस्ट रेटों को कम करेगी उस स्थिति में बैंकों को मिलने वाले ऋण क्या हो जाएंगे, सस्ते। बैंक आगे जनता को ऋण क्या देंगे, सस्ते। और जनता को जब सस्ते ऋण मिलेंगे तो बैंक ज्यादा ऋण लेंगे, कम, ज्यादा ऋण लेंगे। और जब जनता जो है वो ज्यादा ऋण लेगी, कम, ज्यादा लेगी। और जनता अगर ज्यादा ऋण लेगी तो मार्केट में ज्यादा जाएगी, और मार्केट में जाएगी तो वो क्या करेगी, डिमांड, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कीमतें क्या होंगी, बढ़ेंगी। पहले से ही कीमतें ज्यादा हैं, ऊपर से और बढ़ गई हैं। यानी आरबीआई दोनों ही सिचुएशन में नहीं है, ना तो आरबीआई इस स्थिति में इंटरेस्ट रेटों को कम कर सकती है ना ही बढ़ा सकती है। एक प्रकार से आरबीआई के लिए दोनों तरफ कुआं है, ऐसा नहीं एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, इधर भी कुआं इधर भी कुआं। ओके, अब आरबीआई क्या करेगी, भगवान भरोसे छोड़ दे। ओके, देखो वैसे जनरली तो जो सरकार होती है, जो भी बाकी अथॉरिटीज है या मुख्य रूप से आरबीआई, दोनों मिलकर के इसके अंदर सेक्टर वाइज टारगेट करके इस स्थिति से निपटने का काम है करते हैं। ओके, ऐसी स्थितियां जो है वो आपको कोविड-19 के समय दुनिया भर की इकोनॉमीज के अंदर देखने को मिल रही थी। ओके, देन आइए आंसर तो क्या है इसका, मुद्रास्फीति। दूसरा हमने स्टैग प्लस मंदी की बात करें, देखो लगातार अगर 2-3 तिमाही तक कीमतें कम होती जा रही हैं, लगातार 2-3 तिमाही तक डिफ्लेशन की स्थिति देखने को मिल रही है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, रिसेशन, मंदी। और ये मंदी अगर 2-4 सालों तक चल जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, महामंदी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देन उसके बाद में एक और वर्ड है विस्फीति, डिस्फ्लेशन। इसका मीनिंग क्या है ये और देख लो, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन से तात्पर्य क्या है, जो हमने अभी बात कर रहे थे, जैसे 2024 और 2025 एग्जाम्पल से देखो इसको, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने हैं। जुलाई के अंदर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए, और ये 2025 के अंदर कितनी हो गई, बढ़ के 110 रुपए। ओके, देन अगस्त के अंदर इस वस्तु की कीमत कितनी, 100 रुपए, कब है, 2024 में। और 2025 में इसकी कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 107। 2024 सितंबर में इस वस्तु की कीमत कितनी, 100 रुपए, और 2025 के अंदर सितंबर में इसकी कीमत बढ़ के कितनी, 105 रुपए। देखो अगर अब मैं यहां कहूं कि 2025 में 24 की तुलना में कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, तो कीमतें तो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं भाई। पहले 100 रुपए थी, अब कितनी, 110। यहां कंपेयर आपको अगस्त को जुलाई से नहीं करना है। आप अगर यहां 107 को 110 से कंपेयर करने लगे तो क्या लगेगा, कीमतें कम हो रही हैं। 107 की कंपेयर में यहां भी कीमतें क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। लेकिन नहीं, महंगाई में आपको कंपेयर क्या करना है, कीमतें लास्ट ईयर से, सेम मंथ से कंपेयर करनी है। लास्ट ईयर जुलाई में कितनी, 100, इस बार बढ़ के कितनी, 110। महंगाई है, इन्फ्लेशन 10%, कितनी है, प्लस 10%। ओके, यहां देखो कितनी, 100, और यहां पे बढ़ के कितनी, 7%, प्लस 7%। और सितंबर में जाएं तो कितनी है, प्लस 5%। यानी कीमतें तो 2025 में बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन तो है, बट कीमतें बढ़ने की दर जो है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। जुलाई के अंदर 10% से बढ़ी,
अगस्त में 7% से, सितंबर में 5% से कीमतें बढ़ने की दर जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। और इस सिचुएशन को बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिसइंफ्लेशन। ओके, चारों जो टर्म है वो हमने यहां पे बातें की है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 121, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में कौन सी उपाय सहायक होते हैं? कौन से उपाय सहायक होंगे भाई? देखो, मुद्रास्फीति के नियंत्रण, मुद्रास्फीति यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, बढ़ी हुई है। ओके, इट मीन्स महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, महंगाई ज्यादा है, इसका मतलब कीमतें क्या हो रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। इसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करें? कीमतें कब बढ़ती हैं भाई? जब मार्केट में क्या होती है, डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। डिमांड ज्यादा कब होगी? जब लोग मार्केट में जाके खरीदारी करेंगे। लोग मार्केट में कब जाएंगे? जब लोगों की जेब में क्या हो, पैसा हो। ओके, यानी अगर मैं मार्केट के अंदर लोगों की जेब, यहां पे डिमांड कम करना चाहूं, सॉरी, कीमतें अगर मुझे कम करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिमांड कम करनी पड़ेगी। और डिमांड कम करने के लिए लोग क्या करें, खरीदारी जो है वो क्या करें, कम करें। और ये खरीदारी कब कम करेंगे? जब इनकी जेब के अंदर पैसा जो है वो क्या कर लिया जाए, कम कर दिया जाए। ओके, ऐसा कैसे होगा? देखो, अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा दे, क्या करे, रेपो रेट को बढ़ा दे। जैसे आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ाएगी तो आरबीआई से बैंकों को मिलने वाला जो ऋण है वो ऋण क्या हो जाएगा भाई, महंगा। क्योंकि रेपो रेट किस में आती है, जब बैंक आरबीआई से लोन लेते, उस पर वसूली जाने वाली इंटरेस्ट रेट है। ओके, तो जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगी तो बैंकों को मिलने वाला ऋण क्या हो गया, महंगा। तो बैंक आगे जो जनता को ऋण दे रहे हैं उनकी इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे, बैंक बढ़ा देंगे। और बैंक जब इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो लोगों के लिए लोन लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो उनकी जेब में पैसा कम, पैसा कम तो खरीदारी कम, खरीदारी कम तो डिमांड कम, और डिमांड कम तो कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेशन होती है आरबीआई, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे सीआरआर हो, चाहे उसके अंदर एसएलआर हो, चाहे एमएसएफ रेट हो, ठीक है, इन सभी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब यहां पे आओ, बैंक दर में कटौती नहीं, क्या करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेगी। देन बैंक दर में वृद्धि, बिल्कुल सही है, बैंक दर को क्या कर दो, बढ़ा दो। जितनी भी इंटरेस्ट रेट हो, आपको सोचना ही नहीं, जब भी महंगाई हो रही है उसको कंट्रोल करना है तो सभी की सभी इंटरेस्ट रेट को क्या कर दो, बढ़ा दो, इंक्लूडिंग रिवर्स रेपो रेट भी। ध्यान रखना, कई बार आप करते हो रेपो रेट बढ़ा रहे हो तो रिवर्स रेपो रेट कम करो ना, इसको क्या करना है, बढ़ाना ही है। और जब भी महंगाई कम है उस स्थिति में क्या कर दो, इनको कम कर दो। ठीक है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय, ये क्या होता है भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, एक मिनट, हाँ भाई, एक यहां पर दे रखा है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या कॉन्सेप्ट है, एक मिनट इसको भी देख लो थोड़ा सा। देखो, आरबीआई के जो लिक्विडिटी कंट्रोल करने के टूल्स जो है, जिसमें चाहे आपका रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये सभी की सभी टूल्स जो है आरबीआई डायरेक्ट मार्केट में आके इंटरवेन नहीं करती है। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, इन सभी टूल्स के लिए आरबीआई क्या करती है, जो फाइनेंशियल मीडिएटर है उनके माध्यम से मार्केट के अंदर इंटरफेयर करती है। आरबीआई डायरेक्ट मार्केट में इंटरफेयर नहीं करती। जिसके अंदर एक टूल है आपका कौन सा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके तहत में आरबीआई डायरेक्ट मार्केट में इंटरवेन करेगी। ओके, कैसे, देखो यहां है आरबीआई और दूसरा ये है आपका मार्केट। ओके, आरबीआई मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है उसको कंट्रोल करना चाह रही है। ओके, जैसे कि मैं कहूं रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कितनी हो गई है, 10%। 10% ज्यादा है, कम है, ज्यादा है भाई, क्योंकि आइडियल जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होनी चाहिए, 4%, प्लस माइनस 2 हो सकता है। इस लिमिट से ज्यादा है टारगेटिंग इन्फ्लेशन से, तो ये क्या है, ज्यादा है। कम करना है इसको। ओके,
कम करना है, अगर महंगाई को, कीमतों को कम करना है तो मार्केट से डिमांड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और डिमांड कम करने के लिए मार्केट की लिक्विडिटी जो है उसको क्या करना है, कम करना है। ओके, तो यहां मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है एक बार मान ली जाए कितनी, 100 करोड़ रुपए, इसको आरबीआई चाहती है कम करके कितनी कर दी जाए, 70 करोड़। ओके, तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत में डायरेक्ट खुद मार्केट में उतरती है, और मार्केट में उतरती है किसके माध्यम से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से। ओके, आरबीआई मार्केट में लेकर के आएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे मान लो 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लोगों से कहेगी कि जिसको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है खरीद लो, और बदले में हमें कितने रुपए दो, 1 लाख रुपए। ओके, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे लोग, क्यों, क्या फायदा, तो आरबीआई इसके अंदर कंडीशन देती है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10%, इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 1 साल, लाइक दैट। ओके, यानी जो भी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा वो आरबीआई को कितना रुपए देगा, 1 लाख रुपए। 1 साल बाद में आना, 1 लाख रुपए ले जाना, प्लस 10% ब्याज ले जाना उसके अंदर। ओके, ये शर्त किसकी है, आरबीआई की। अब जैसे ही लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट से पैसा जो है किसकी तरफ जाएगा, आरबीआई की तरफ। ओके, और जितना पैसा मार्केट से आरबीआई की तरफ जाएगा, मार्केट से लिक्विडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे 30 करोड़ के खरीदे गए तो यहां कितनी बची, 70 करोड़। लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम, डिमांड कम तो प्राइजेस क्या होंगी, कम होंगी, इन्फ्लेशन क्या होगी, कंट्रोल। आरबीआई चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाए तो बढ़ा भी सकती है, कैसे, कि आरबीआई के पास में ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई ने बेची थी, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास में, जनता के पास में, वापस से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर ले, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो किसके पास चली जाएंगी, आरबीआई के पास, और बदले में अब कितना देगी आरबीआई, 1 लाख प्लस ब्याज, ये वापस देगी। इससे मार्केट के अंदर कैश इनफ्लो जो वो क्या होगा, बढ़ेगा, मार्केट की लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो दोनों काम कर सकती है आरबीआई, लिक्विडिटी को इंडेक्ट भी कर सकती है और बाहर भी निकाल सकती है, किसके माध्यम से, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 122, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया, तो ये कौन सी भाई, फेमस 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1974 से 79 के लिए अनाउंस की गई थी। हालांकि 77 में जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 78 के अंदर इसको रोलिंग प्लान के तहत में रिमूव कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 123, नीति आयोग द्वारा प्रथम बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। देखो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, आपने एमपीआई पढ़ा होगा, जो आपका टॉपिक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर कई प्रकार के इंडेक्स आते हैं, जैसे एक तो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जीडीआई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, आईएचडीआई, पीएचडीआई वगैरह, जीआईआई। इसी में एक और आता है कौन सा, एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एमपीआई से तात्पर्य है कि गरीबी कोई एक फैक्टर के थ्रू नहीं, अलग अलग फैक्टर्स के माध्यम से मापी जाए। भाई व्यक्ति गरीब है इसलिए नहीं कि उसके पास इनकम कम, उसकी इनकम भी कम है, उसके माध्यम से उसे मल्टीपल इफेक्ट होंगे। उसके पास में अच्छा खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े नहीं है, इंटरटेनमेंट के साधन वगैरह नहीं है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं, तो मल्टी डायमेंशनल है, एक से ज्यादा कारकों के आधार पे जब गरीबी मापी जाती है उसको क्या बोलते हैं, एमपीआई। ओके, और ये जो यूएनडीपी के द्वारा मापी जाती थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहायता से, इसी तर्ज के ऊपर जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने 2021 के अंदर गरीबी मापना शुरू किया, किसके माध्यम से, एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और इस इंडेक्स के अंदर जो फैक्टर लिए गए, पैरामीटर जो हैं, वो कितने पैरामीटर हैं, 12 पैरामीटर्स के आधार पे मापी जाती है। यूएनडीपी वाली जो एमपीआई है उसमें कितने पैरामीटर हैं, 10 पैरामीटर्स के आधार पे वो मापी जाती है। लेकिन यहां पे कितने हैं भाई, 12 पैरामीटर्स जो हैं जिसके आधार पे मापी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है भाई, हाँ, क्वेश्चन नंबर 124, डब्ल्यूटीओ के संबंध में गलत कथन छाटिए, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको देखना है। इसमें हाँ भाई, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब होती है, 1995 के अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको सपोर्ट करने वाला, उसको प्रमोट करने वाली एक इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1995 के अंदर। कब की गई थी, 1995 के अंदर। ओके, और भारत इसका क्या है, संस्थापक सदस्य, यानी कि स्थापना के समय से इसमें शामिल था।
अब इसमें देखो, आवश्यक नहीं कि सदस्य राष्ट्र WTO के नियमों को माने, नहीं, ये नेसेसरी है, बाध्यकारी भाई। जो भी WTO का मेंबर होगा उसको WTO के दिशा निर्देशों को मानना होगा। हालांकि एक संप्रभु राष्ट्र के लिए ये उसकी संप्रभुता हट करने वाला भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है, बट ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर शर्तों में है कि भाई जब भी अगर आप शामिल हो रहे हो तो फिर आप इसको शर्तों को मानना होगा ये आपके लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, WTO के तहत वैश्विक व्यापार का लगभग 98%, देखो इसके जो सभी मुख्य कंट्री जो है, बड़ी कंट्री, सभी इसके सदस्य लगभग 166 के आसपास, ठीक है। तो दुनिया भर का 98% जो ट्रेड है इन्हीं देशों के बीच में होता है, तो ये इसके अंडर में आता ही है, ठीक है। व्यापार का दुर्गम प्रवाह भी WTO का एक उद्देश्य है, नहीं, व्यापार का कैसा सुगम प्रवाह, कैसे इजी वे में ज्यादा से ज्यादा आपस में नेशंस के बीच में ट्रेड हो सके, इसको प्रमोट करने के लिए तो बनाया है, रुकावट थोड़ा ना पैदा करनी है, अवरोध पैदा करने के लिए नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए सुगम प्रवाह जो है वो होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ए और सी, तो डी आंसर सी। नेक्स्ट आइए, विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों में शामिल है मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, FN का दर्जा जो है, राष्ट्रीय व्यवहार का सिद्धांत, ठीक है, नेशनल ट्रीटमेंट जो प्रिंसिपल है ये भी है, ए और बी दोनों, तो दोनों कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर। देखो MFN की बात करें, मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो भी सदस्य देश होते हैं WTO के, वो एक दूसरे देश को एक दर्जा देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसके तहत में क्या होगा, अगर कोई देश, जैसे भारत ने अमेरिका को कोई रियायत दी उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, भारत में उसके इंपोर्ट्स के ऊपर, तो बाकी जो सदस्य हैं जिन जिनको MFN का दर्जा है उन सब के लिए वो क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है, साउथ, ठीक है। और ये सभी सदस्य देश एक दूसरे को देते हैं, भारत ने पाकिस्तान को दे रखा था, ठीक है, बट पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं दिया था। और आई थिंक बालाकोट वाली जो मामला हुआ था 2019 वाला, उसके बाद में भारत ने भी पाकिस्तान का MFN का दर्जा जो है वो क्या कर दिया, समाप्त, ठीक है। राष्ट्रीय व्यवहार का सिद्धांत, नेशनल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल, इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैं कहूं ये इंडियन मार्केट है, ओके, इंडियन मार्केट के अंदर एक तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, कोई डोमेस्टिक कंपनी होगी, जैसे कि सपोज दैट मान लो टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी जो है, टाटा मोटर्स, ये क्या बना रही है, कार, ओके, ये मार्केट में बेच रही है, डोमेस्टिक मार्केट में। ऐसे ही कोई फॉरेन कंपनी आई, जैसे अमेरिकन USA की कोई कंपनी है टेस्ला, उसने कोई कार बनाई और वो कार कहां पे निर्यात करना चाह रही है, इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उसने इंडिया को एक्सपोर्ट किया और कहां पे बेचेगी ये, इंडिया के मार्केट के अंदर। तो नेशनल ट्रीटमेंट जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि भाई एक तो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जैसे टाटा मोटर्स ने कार बनाई, और दूसरा USA के एक्सपोर्टर की जो कार आई है, ये एंट्री होगी यहां तक, आपको जो आपके एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह है लगाने, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह वो सब ली, लेकिन इंटर होने के बाद मार्केट में दोनों के लिए ही बेचने के लिए सरकार सेम व्यवहार करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारे डोमेस्टिक वाली जो कंपनियों की कारें हैं उनके लिए रियायतें दी जाए, उनके लिए टैक्स वगैरह कम हो और इनके लिए टैक्स ज्यादा हो, दोनों के लिए नेशनल ट्रीटमेंट, सेम व्यवहार करना है। ऐसे इंटर होने के बाद ये मान के चलना है कि देश का ही उत्पादन है और दोनों कंपनियों के साथ में सेम व्यवहार आपको करना पड़ेगा यदि आप किसके सदस्य हो, WTO के मेंबर हो, ओके। तो दोनों ही प्रिंसिपल आ जाए। नेक्स्ट आइए, सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर क्या कहलाता है, ओके। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, ओके। कोई भी देश साल भर में शेष विश्व के साथ में जितना भी लेन देन करता है, जो भी मॉनेटरी लेन देन करता है, चाहे हम कुछ एक्सपोर्ट करें किसी देश को, क्या किसी देश से इंपोर्ट करें, चाहे हमारी कंपनियां किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करें, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करें, भारत किसी से ऋण ले इंटरनेशनल मार्केट से, या हम किसी को ऋण दें, जो भी मौद्रिक लेन देन होता है साल भर के अंदर कोई भी देश का, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ए पेमेंट। भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी है, RBI की। और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप समझ पाए बात को, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई एक साल के अंदर इंडिया ने दूसरे देशों के साथ में जो भी लेन देन किया है, 5 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, जितना का भी,
ठीक है, उसका पूरा हिसाब किताब को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके अंदर दो प्रकार के अकाउंट है, हालांकि आगे चार हैं वैसे तो, बट अकाउंट जो है वो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के अकाउंट कौन से हैं, एक इसमें होता है करंट अकाउंट, कौन सा, करंट अकाउंट, और दूसरा इसमें होता है कैपिटल अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट के फर्दर टू टाइप्स हैं इसके अंदर। एक होता है इसमें विजिबल आइटम, विजिबल आइटम्स, और दूसरा होता है इनविजिबल आइटम्स, दर्शेमध्ये, और हिंदी में इसको दर्शेमध्ये, और इसको बोलते हैं अदर्शेमध्ये, अदर्शेमध्ये। क्या है इससे तात्पर्य, इसको देखो, देखो इंडिया ने दर्शेमधों से तात्पर्य क्या होगा भाई, जो चीजें आपको दिखाई दे, दिखाई क्या देंगी, वस्तु। ओके, साल भर में वस्तुओं का जो भी आयात निर्यात हम करते हैं, किस देश को कौन सी वस्तु बेची, किस वैल्यूएशन की, किस देश से हमने कौन सी वस्तु खरीदी है, उसका अगर आपको हिसाब किताब देखना है तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के विजिबल आइटम्स में जाकर के देख सकते हो। इनविजिबल आइटम से तात्पर्य क्या भाई, सेवाओं का आयात निर्यात। ओके, साल भर के अंदर भारत किसी भी देश के साथ में जितना भी सेवाओं का आयात निर्यात करता है उसको अगर आपको देखना है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के इनविजिबल आइटम के अंदर जाकर के आप देख सकते हो। ओके, जैसे कि मैं कहूं भारत ने सेवाओं का निर्यात जो है, निर्यात कितना किया, 100 करोड़ रुपए का, और आयात जो है, आयात आपने कितना किया, 150 करोड़ रुपए का। तो इसके अंदर आप क्या रहोगे, फायदे की स्थिति में, यानी मैं कहूं सरप्लस की स्थिति में। ठीक है, अब इधर आओ, सेवाओं के आयात निर्यात के बीच के अंतर को क्या कहलाता है, बीच का अंतर व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन तो कब होता, जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की अपन बात करते। ओके, यहां आप ओनली सर्विसेज की बात कर रहे हो, और सर्विसेज किस में आ रहे हैं, करंट अकाउंट के इनविजिबल आइटम्स के अंदर। तो दूसरा अदर से चीजों का शेष, ये किस में आती हैं सेवाएं, इनविजिबल आइटम्स में। तो ये कौन सा आ गया, दिस। नेक्स्ट, चालू खाते का शेष, चालू खाते के अंदर तो दोनों आएंगी, करंट अकाउंट में विजिबल आइटम प्लस इनविजिबल आइटम्स, गुड्स एंड सर्विस दोनों का है। यहां ओनली सर्विस की बात कर रहा है तो करंट अकाउंट भी नहीं आएगा। और पूंजीगत खाते का शेष, इसकी तो अभी हमने बात ही नहीं की है, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, इसमें लोन्स वगैरह आते हैं, ऋण हो गए, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गए, एफसी एनआर वगैरह हो गया, ये सब चीजें हैं। ओके, ओनली आपको किसकी बात करनी है, अदर से चीजों वाली। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का नकारात्मक प्रभाव। देखो 1991 के अंदर, कब है, 1991 में भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया। ओके, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है आपकी केंद्र सरकार की, जिसके तहत में 1991 में किसको अपनाया, एलपीजी रिफॉर्म्स। एल से तात्पर्य लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात करूं, उदारीकरण, उदारीकरण से तात्पर्य था कि जो नियम कानून वगैरह हैं उनको क्या करना है, आसान करना है। लाइसेंस राज वगैरह भारत में होता था, उन सबको क्या करना है, रिमूव करना है। किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो किया जा सके आसान तरीके से, ठीक है, उसके लिए जो भी अवरोधक कानून वगैरह जो बाधाएं थी उन सबको क्या करना है, रिमूव। पी प्राइवेटाइजेशन, इस प्राइवेटाइजेशन से तात्पर्य है क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होगा, जो भी पीएसयूज वगैरह है, सरकारी कंपनी है, इनको भी किसको दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। उदारीकरण के तहत में एक और चीज की गई, जो पहले ज्यादातर चीजों पे मोनोपोली, ज्यादातर सेक्टर पे मोनोपोली किसकी थी, सरकार की, अब इसको भी किसके लिए कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन। और जी ग्लोबलाइजेशन, इसके तहत में इकोनॉमी को क्या किया गया, ओपन किया गया है। अब आते हैं उदारीकरण का नकारात्मक प्रभाव। ओके, औद्योगिक उत्पादन में सुधार, ओबियसली औद्योगिक उत्पादन क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, चाहे वो सर्विस सेक्टर की बात करें और चाहे आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करो। ठीक है, कृषि निर्यात में वृद्धि, इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव से आपकी इकोनॉमी जो ओपन हुई, नए नए मार्केट एक्सेस जो आपने बढ़े। पर्यावरण क्षरण, हाँ भाई, इससे पर्यावरण को जरूर नुकसान हुआ, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में भारत में लार्ज स्केल पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पर्यावरण प्रदूषण जो है वो लगातार क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। बढ़ता विदेशी निवेश, बिल्कुल ठीक है, विदेशी निवेश बढ़ा है, तो इसमें नकारात्मक प्रभाव कौन सा होगा, पर्यावरण को जो नुकसान हुए। नेक्स्ट आइए, 1813 में
चार्टर एक्ट द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए जाने से निम्नलिखित नहीं थे। ओके, कौन से थे भाई? चाय व चीन के साथ में व्यापार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आपके मोनोपोली हुआ करती थी भारत में कमर्शियल राइट्स के ऊपर, इनमें क्या कर दिया गया भाई? इनको चाय और चीनी पे जो चीन पर जो व्यापार होता था उसको छोड़ करके बाकी जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इसी के साथ में आपके इको वाले जो सभी क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। थैंक यू गाइस। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे एसएसटी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। पहला ले रहे हैं हमारा क्वेश्चन, आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगों का परावर्तन होता है? दोस्तों यहाँ पे अपने पास सभी आयन मंडल की परतें आ गई हैं। एफ परत है, डी परत है, ई परत है और जी परत है। अब अगर हम बात करते हैं लघु तरंगों का परावर्तन जो है दोस्तों, लघु तरंगों का परावर्तन करती है हमारी एफ परत। लघु तरंगों का परावर्तन होता है हमारी एफ परत से। ठीक है, इसके अलावा फिर हम बात करेंगे डी परत। तो डी परत जो होती है ये दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है, ई परत मध्यम तरंगों का और जी परत सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन कर पाती है। ये डी ई एफ जो परतें होती हैं ये रात्रि में विलुप्त हो जाती हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 138 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती हैं। देखो भूमंडलीय पवनें जो होती है, मतलब भूमंडल का मतलब हमारी पृथ्वी से है और पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली हवाओं से है ना। अब हम बात करेंगे कि कौन से कारक हैं जो इन पवनों को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वायुदाब पेटियों का उद्भव। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा है कि वायुदाब पेटियों के उद्भव के कारण क्या होता है कि इस पूरी पृथ्वी पर धरातल पर उच्च दाब और निम्न दाब का निर्माण होता है ना। और ऐसी स्थिति में हवाएं जो चलती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं और हमारा जो आंसर होगा इसमें ये पहला तो राइट है। दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन, बिल्कुल सही है दोस्तों। पृथ्वी का घूर्णन से हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। और फिर है वायुमंडलीय आर्द्रता। यहाँ पे देखो वायुमंडलीय आर्द्रता जो होती है वो भूमंडलीय पवनों में कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती। आर्द्रता के कारण तो हवा हल्की और भारी ही हो सकती है, हवाओं के चलने में ये निर्भर नहीं करती है। महाद्वीप महासागरों का वितरण, महाद्वीप महासागरों का जो वितरण है ये भूमंडलीय हवाओं को देखो इस तरह से आप यूं कह सकते हैं कि महाद्वीप महासागरों के वितरण में आप भूमंडलीय हवाओं की तीव्रता जो है वो प्रभावित हो जाती है। तीव्रता एग्जाम्पल के लिए जैसे हम दक्षिण गोलार्ध की हम बात करते हैं तो दक्षिण गोलार्ध में क्या है, दक्षिण गोलार्ध में है अपने पास दक्षिण गोलार्ध में आपको मिलेगा महासागरों की अधिकता मिलेगी, है ना। महासागरों की अधिकता मिलेगी तो दक्षिण गोलार्ध में महासागरों की अधिकता के कारण क्या हो जाता है, महासागरों की अधिकता के कारण दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पछुआ पवनों की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इस वजह से हमारी जो हवाएं हैं वो दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनें गरजता 40 या भयंकर 50 और प्रचंड मतलब चीखता 60 के रूप में जानी जाती हैं। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सी रेखा भारत से गुजरती है। तो भारत से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, आप सारे ही जानते हैं कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है। गति के संदर्भ में सत्य है, हम वो बात करना है, सत्य बताना क्या है, सत्य संदर्भ में सत्य बताने हैं अपने को, है ना। कौन सा कथन सत्य है, ओके ठीक है। तो सत्य कथन हमें बताने हैं। तो इसमें पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। दोस्तों ये तो गलत है ना। घूर्णन के कारण ऋतु या मौसम परिवर्तन नहीं होते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण गलत होते हैं। तो ये हमें सत्य ये नहीं है ना, ये सत्य नहीं है। फिर पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी पर दिन रात घटित होते हैं, तो ये भी गलत है। तो अब इसमें सत्य क्या है, सत्य तो कोई सा भी नहीं है। अच्छा फिर ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि केवल 2 सत्य है, नहीं ये सही नहीं होगा। 1 और 2 असत्य हैं, हाँ ये सही होगा फिर, है ना, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है। मौसमी उत्क्रमण, मौसमी उत्क्रमण क्या होता है, पवनों का आना और जाना। उत्क्रमण का मतलब होता है रिवर्सल,
जो पवनें जाती हैं वही पवनें वापस लौट कर आती हैं। तो पवनों का रिवर्सल हम किस प्रकार की जलवायु में देखते हैं? मानसूनी जलवायु में हम देखते हैं। मानसून में क्या होता है? गर्मियों में दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं और सर्दियों में वही हवाएं उत्तर पूरब से चलती हैं, है ना। तो ये रिवर्सल हो जाती हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से स्थायी पवन नहीं है। खमसिन, हाँ यही नहीं है, ये स्थायी पवन नहीं है खमसिन। और खमसिन क्या होता है? मिस्र में चलने वाली स्थानीय पवन का उदाहरण है ना, ये ध्यान रखना है। फिर अश्वक्षांश डोलड्रम, ये क्या देती है? तो स्थायी पवन नहीं है, तो इसमें देखो ये शायद गलती से टाइप हो गया, अश्वक्षांश डोलड्रम, ये भी पवनों का कोई एग्जाम्पल नहीं होता। अश्वक्षांश जो होता है ये 30 से 35 डिग्री वाले जो अक्षांश होते हैं ना, इन 30 से 35 डिग्री वाले अक्षांशों को हम अश्वक्षांश या घोड़ाक्षांश कहते हैं। और डोलड्रम जो होता है वो होता है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला जो होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? डोलड्रम पेटी कहते हैं। तो पछुआ एक स्थायी हवा है, तो ये ध्यान रख लेना है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है, दोस्तों सारगैसो घास जो है उसकी वजह से, जिसको ब्राउन रिबन भी कहा जाता है, उसकी वजह से अपना जो अटलांटिक महासागर है नॉर्दर्न पार्ट, वो अवरुद्ध हो जाता है। तो आंसर होगा उत्तर अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपको सुमेलित करना है गैलापागोस। ये देखो दोस्तों, हमारे क्या है, ये द्वीप समूह है, और ये जो द्वीप समूह है ये कौन से द्वीप समूह किस महासागर में है, ये अपने को देखना है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो जो सही ऑप्शन अपने को देखने को मिल रहा है, गैलापागोस जो द्वीप है ना, ये आपको पता ही है, ये दक्षिण अमेरिका में है, प्रशांत महासागर के पास है ना। तो ये यहां पर हो जाएगा गैलापागोस, प्रशांत महासागर में। कनारी द्वीप को आप देखोगे तो कनारी द्वीप आपको मिलेगा अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में। डियागो गार्सिया जो द्वीप है ये आपको मिलेगा हिंद महासागर में। और साइबेरियन जो आइलैंड्स हैं वो आर्कटिक महासागर में देखने को मिलेंगे। आंसर अब मैच कर लेते हैं। गैलापागोस हो गया 2 नंबर ऑप्शन, 1 2 3 जगह आ रहा है। फिर है कनारी, तो कनारी अपने को मिलेगा, कनारी है अंध महासागर में, तो बी का तीसरा, ये भी 2 जगह आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। उसके बाद है डियागो गार्सिया, सी का पहला, तो सी का पहला, तो फिर ये वाला ऑप्शन बन गया ना, तो सी का पहला हो गया इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि। देखो ये एक जल संधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच में जो दर्रा है या जो पास है वो है एलिफेंटा पास, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो देखो अगर इस ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों कनाडा काफी विशाल समुद्र तट रेखा वाला देश होता है, क्योंकि वो एक और अटलांटिक महासागर से, एक और प्रशांत महासागर से है। और दूसरी बात, अटलांटिक महासागर में से जो तटवर्ती प्रदेश है वो काफी कटा फटा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विचार करना है फसलों पे और बताना है कि बागानी फसलें कौन सी हैं। तो बागानी फसलों में कॉफी बागानी होती है, रबड़ भी बागानी होता है, नारियल भी बागानी होता है, बाकी मसाले बागानी जैसा नहीं होता। तो 1 2 3 इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रीगा की खाड़ी किन्हें अलग करती है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। रीगा की खाड़ी मतलब महासागरों में अपन ने बात करी ना जल थल के वितरण से रिलेटेड, तो जल थल के वितरण से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है, और अपने को ये जानना है कि रीगा की खाड़ी जो है वो कहाँ है। तो रीगा की खाड़ी देखो लाटविया और एस्टोनिया को अलग करती है, यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा पंजा डेल्टा का उदाहरण है? तो दोस्तों पंजाकार डेल्टा जो बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी, मिसौरी, मेक्सिको की खाड़ी में गिरने से पहले पंजाकार डेल्टा बनाती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एसएसटी के क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। बाकी अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नेक्स्ट सर को। ओके, थैंक यू, जय हिंद।